बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो है हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, क्या आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? चांस। बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट को होने का चांस। चांसेस ऑफ अकरेंस, किसी इवेंट को होने के कितने चांसेस हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चांसेस ऑफ अकरेंस, किसी चीज को होने के कितने चांसेस हैं हमारे पास। अब बेटा, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें तीन चीजों में दी हुई होती है। या तो परसेंटेज में दी हुई होती है, या फ्रैक्शन में दी हुई होती है, या फिर डेसिमल में दी हुई होती है। मैं आपको कुछ मोस्ट, परसेंटेज, या फिर फ्रैक्शन, या फिर डेसिमल। अब परसेंटेज में अगर आपको दिया हुआ है, परसेंटेज में किस तरह दी होगी? 0%, 25%, 50%, 75%, या फिर 100%। अब 0% फ्रैक्शन में क्या होता है? 0% फ्रैक्शन में होगा जीरो। 0% फ्रैक्शन में क्या होगा? 0% फ्रैक्शन में होगा जीरो। 25% क्या होगा? अच्छा बच्चों, हम लोग नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 25/100 विल बी 0.25, विच इज 1/4। अगर आपका 25/100 आ रहा है और आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर 1/4 आएगा। तो फ्रैक्शन में 25% जो है वो होगा 1/4। 50% लिखा हुआ है, परसेंटेज हटाने के लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100। 50/100 इज 1/2। 75/100 इज 4 जार 25, 3 जार 3/4। और 100% का क्या मतलब हो गया? 100/100 विच इज 1। आप इसी को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो 0% होगा जीरो। 25% क्या होगा? 25% होगा 0.25। 50% होगा 0.5। 75% हो जाएगा 0.75, और 100% होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी आपको फ्रैक्शन में भी दी हुई हो सकती है, परसेंटेज में भी दी हुई हो सकती है, और डेसिमल में भी दी हुई हो सकती है। ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका आंसर इन तीनों में से आ सकता है, लेकिन उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको फाइंड करनी है किसी चीज को होने के कितने चांस हैं, तो पहले आप देखोगे कि टोटल ऑप्शंस कितने हैं। टोटल ऑप्शंस जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो चीज आपको चाहिए उसके ऑप्शंस कितने हैं वो आएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वन, अगर मैं बात करूं एक कॉइन की,
तो कॉइन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है हमारे पास टेल। अब अगर आपके पास सवाल आए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी कि जब आप कॉइन फ्लिप करोगे तो हेड आएगा, तो आप वो निकालोगे किस तरह? आप देखोगे आपके पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आपके पास टोटल दो आउटकम है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास टू आ रहा होगा, और फेवरेबल आउटकम क्या है, आप हेड की बात कर रहे हो, हेड एक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम के फॉर्मूले से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या हैं, विच इज 1/2। अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताएं टेल आने की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं, हेड्स और टेल कितना है, टेल एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स होगी 1/2। कोई मसला बच्चों यहां तक? क्या ये क्लियर है? बेटा सब जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, बच्चा आप लोगों को पता है डाइस में क्या होता है, डाइस में हमारे पास नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो अगर आपके पास सवाल आ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन 1, जब आप डाइस को रोल कर रहे हो तो जो है डाइस पे 1 आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपके दिमाग में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला विच इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं, हमारे पास टोटल आउटकम है 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे आ जाएगा 6। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम एक है, तो 1/6। क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि डाइस टू पे लैंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड आमना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन 2, तो अब आपके पास टोटल आउटकम 6 हैं, लेकिन फेवरेबल आउटकम बच्चों एक ही है। टू जो है वो डाइस में एक बार आता है। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि टू की प्रोबेबिलिटी पूछी तो बच्चे 2/6 लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे आपको ऊपर देखना है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है कि डाइस में टू कितनी दफा लिखा हुआ है, डाइस में टू तो एक ही दफा है ना, तो फेवरेबल आउटकम होगा 1 और टोटल आउटकम होगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। इसी तरह का एग्जामिनर आपको बोले प्रोबेबिलिटी बताओ 4 आने की, तो डाइस में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 एक है और टोटल ऑप्शन 6 है, तो ये भी हो जाएगी 1/6। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्लियर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज की जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, जब आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, बेटा ए स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी की एक रेंज होगी, वो रेंज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% से लेकर 100% के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो ना, किसी चीज के चांसेस जो हैं कभी 70 होते हैं, कभी 80 होते हैं, मैक्सिमम चांसेस। अगर आपको पता है एक चीज 100% होने वाली है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% बोलोगे ना। कभी आप लोगों ने ये सुना है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 101% है? प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100%। अगर आप एक चीज के लिए श्योर हो, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस चीज की, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100%।
ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब इससे एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैच चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, और मैं बोल रहा हूँ कि 40% चांसेस हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो क्या आप लोग बता सकते हो इंडिया के चांसेस कितने होंगे? इंडिया के चांसेस कितने होंगे मैच जीतने के? अगर पाकिस्तान के चांसेस 40% हैं तो इंडिया के चांसेस कितने होंगे? 60%। बेटा ये 60% कैसे आया? आपने टोटल में से, पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान का 40% था, तो आपने टोटल में से पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी को जब माइनस किया तो आपके पास इंडिया की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यही हमारा फॉर्मूला है कि अगर आपको एक चीज गिवन हो और आप दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब ए नॉट, इसका मतलब क्या है कि जो इवेंट ए बोला हुआ है उसके ना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। जैसे मैं आपको बोलूं इवेंट है एक ए, कि पाकिस्तान 40% चांसेस है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो बताओ कि पाकिस्तान मैच हारेगा तो उसका क्या मतलब है? तो उसका साइन ये दिया हुआ होगा ए नॉट। इसका मतलब है जो इवेंट हो रहा है उसका ऑपोजिट, उसके ना होने के चांसेस कितने होंगे। तो आपको जो चीज दी हुई है उसको आप 1 में से माइनस कर दोगे, या 100% में से माइनस कर दोगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। अगर हमें किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल में हमें बोला गया था कि 40% चांसेस देंगे पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 40%, क्योंकि कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है। तो आपको बेटा एक बात क्या सीखनी है यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू, टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। बेटा यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा आप लोग एक चीज नोट करो, अभी हमने दो एग्जांपल करी हैं, एक कॉइन की करी और एक डाइस की करी है। तो कॉइन में आपके पास दो आंसर्स आ रहे थे, एक आ रहा था हेड का और एक आ रहा था टेल का। जब आप इनको प्लस करोगे ना, 1/2 प्लस 1/2, तो इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आप डाइस का अगर देखो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/6, 2 आने की भी 1/6 होगी, 3 आने की भी 1/6 होगी, 4 आने की भी 1/6 होगी, 5 आने की भी 1/6 होगी, और 6 आने की भी 1/6 होगी। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 6/6 विच इज 1। तो हमेशा याद रखना बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा काम आएगी। जब भी एंड का लफ्ज इस्तेमाल हो, जब भी एंड का लफ्ज इस्तेमाल हो, इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। जब भी एंड का लफ्ज इस्तेमाल होगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी और का लफ्ज इस्तेमाल होगा हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, और का मतलब है ऐड। ये बात हमें याद रखनी है।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये सवाल देखो, ये सवाल रेडी हो गया है। A bag contains 10 counters, of which 5 are red, 3 are blue, and 2 are green. One counter is picked at random. Find the probability that it is part A red, part B blue और part C green. तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अगर मैं रेड की बात करूं तो हमारे पास रेड है 5, 5 रेड है हमारे पास और टोटल काउंटर्स है हमारे पास 10। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, जो कि सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 1/2। ये होगा हमारा रेड का आंसर। अगर हम बात करें ब्लू की, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब हमारे पास ब्लू जो है वो 3 है और टोटल आउटकम जो है वो हमारे पास 10 ही है। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। अब 3/10 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। और पार्ट सी जो है उसमें हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द काउंटर इज ग्रीन। तो ग्रीन हमारे पास 2 है और टोटल हमारे पास 10 है। तो ये बन जाएगा 2/10। क्या हम 2/10 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/5। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों, क्या इस सवाल में कोई मसला है?
बेटा ये मैं सवाल लिख रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग मुझे बताओ पहले। अच्छा बच्चों ये सवाल देखें, ये आपके पास यहाँ पे एक स्पिनर बना हुआ है। 180 डिग्री जो है वो ब्लू को कंसिस्ट कर रहा है, 120 डिग्री हमारे पास रेड है, और 60 डिग्री हमारे पास ग्रीन है। पार्ट ए में पूछा हुआ है स्पिनर इज स्पन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉप्स एट ग्रीन। और पार्ट बी क्या है, स्पिनर इज स्पन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट फर्स्ट स्टॉप्स एट रेड देन एट ब्लू। ये सवाल आप लोग मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, पार्ट ए का आंसर सही आ रहा है बेटा आप लोगों का। पार्ट बी में ने। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बेटा एक स्पिनर है, 180 डिग्री कंसिस्ट ऑफ ब्लू, 120 डिग्री कंसिस्ट ऑफ रेड एंड 60 डिग्री कंसिस्ट ऑफ ग्रीन। पार्ट वन में पूछा हुआ है स्पिनर इज स्पन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉप्स एट ग्रीन। तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट ए में कि फेवरेबल आउटकम जो है हमारा वो है ग्रीन, जो कि है 60 डिग्री। और टोटल आउटकम जो है हमारा वो है पूरा स्पिनर, जो कि है 60 + 120 + 180 विच इज 360 डिग्रीज। तो ये बन गया 60/360। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जीरो और जीरो कैंसिल, 6/36 इज 1/6। ये आ गया आपका पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी क्या बोल रहा है, स्पिनर इज स्पन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट फर्स्ट स्टॉप्स एट रेड देन एट ब्लू। बेटा इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि पहले रेड पे स्टॉप हो रहा है और फिर ब्लू पे हो रहा है। तो ये होगा रेड एंड ब्लू। सही बात है या नहीं? पहले रेड पे हो रहा है और फिर ब्लू पे हो रहा है, तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, रेड एंड ब्लू। और मैंने आप लोगों को पीछे एक बात बताई है कि जब एंड का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे, एंड में हम कर रहे होंगे मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, पहले रेड पे हो रहा है फिर ब्लू पे हो रहा है। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड है 120 अपॉन टोटल विच इज 360, मल्टीप्लाई बाय ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 180 अपॉन 360। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल। 12/36 इज 1/3। 18/36 इज 1/2। 1 1 जार 1, 3 2 जार 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/6। ठीक है, कोई मसला है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। अच्छा भाई, एग्जाम्पल किसके ऊपर बनाए? अच्छा भाई, हम लोग बोलते हैं व्हेन अली वेक्स अप इन द मॉर्निंग। व्हेन अली wakes up in the morning, the probability of him being happy is 9/10। भाई जब अली सुबह उठता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सुबह खुश होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/10। अब हमसे पार्ट ए में एग्जामिनर पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली इज हैप्पी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। और पार्ट बी क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली इज हैप्पी ईदर ऑन मंडे ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। ये हमारे पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या बोला हुआ हमें? व्हेन अली वेक्स अप इन द मॉर्निंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बीइंग हैप्पी इज 9/10। पहले पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली इज हैप्पी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अली मंडे को भी हैप्पी हो और ट्यूसडे को भी हैप्पी हो। और पार्ट बी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली इज हैप्पी इधर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। या तो मंडे को हैप्पी हो या तो ट्यूसडे को हैप्पी हो। बेटा मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल सॉल्व करो पहले आप लोग। उसमें आप लोग एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे। मेरे ख्याल से पार्ट भी आप लोगों से अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, इसमें आप अभी एक चीज बहुत अच्छी सीखने वाले हो।
तभी बेटा 9/5 जो है वो तो 1.8 होता है। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ सकती है? प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती ना बेटा। तो पार्ट भी तो आपको खुद ही रियलाइज होना चाहिए आपका गलत है। 9 अपॉन नहीं बेटा। अच्छा चलो बेटा, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये सवाल सॉल्व करता हूँ। हमें बताया हुआ है कि भाई जब अली सुबह उठ रहा है तो उसकी खुश होने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। पहले पार्ट में आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अली इज हैप्पी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। क्या करना है हमें? हमें पता है कि अली जो है वो हमें मंडे को भी हैप्पी चाहिए और ट्यूसडे को भी हैप्पी चाहिए। तो बेटा मंडे को भी हैप्पी है एंड ट्यूसडे को भी हैप्पी। बीच में एंड आ रहा होगा, यहाँ पे और का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं होगा। मंडे एंड ट्यूसडे की बात हो रही है। तो मंडे को हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। ट्यूसडे को हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी है 9/10, विच इज 81/100। तो ये आ गया पार्ट ए का आंसर जो आप लोगों का सही आ रहा था। पार्ट बी की अगर हम बात करें अब, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली इज हैप्पी ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे में से कोई एक दिन हैप्पी हो। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मंडे को अली हैप्पी है तो वो ट्यूसडे को क्या हो रहा होगा? वो ट्यूसडे को सैड हो रहा होगा। अगर बोला हुआ है मंडे और ट्यूसडे में से कोई एक दिन हैप्पी हो, और अगर आप मंडे ले रहे हो, तो अगर अली मंडे को हैप्पी है तो इसका मतलब ये बना वो ट्यूसडे को सैड है। या फिर और एक और ऑप्शन बन सकता है। अब अगर कोई दूसरा ऑप्शन बन रहा होता है तो और आता है वो मंडे को सैड हो और ट्यूसडे को हैप्पी हो। ये दो केसेस बन सकते थे हमारे पास यहाँ पे, कि अगर अली मंडे को हैप्पी है तो ट्यूसडे को सैड है, या फिर और मंडे को सैड है तो ट्यूसडे को हैप्पी है। अब मंडे को हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। बच्चों सैड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर सैड हैप्पी होने की 9/10 है, सैड होने की वेरी गुड 1 - 9/10 विच इज 1/10। सैड होनी आ गई हमारे पास 1/10। और का मतलब प्लस होता है। मंडे को सैड है 1/10, ट्यूसडे को हैप्पी है 9/10। तो ये बन गया 9/100 प्लस 9/100 विच इज 18/100। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 9/50। ये आ गया आपका आंसर। कोई मसला बच्चों? बेटा इस एग्जाम्पल में कोई मसला है किसी को? बेटा सब जवाब दे दें। ठीक है। बेटा हमारे पास 20 बॉल हैं जिसमें से 10 रेड हैं, 7 ब्लू हैं और 3 ग्रीन हैं, 20 हो गई। और सवाल क्या हो सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब हमें एक से ज्यादा बॉलें भी तो पिक करनी है। 2 बॉल्स, 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम, वन आफ्टर अनदर।
विदाउट बेटा आप लोग को विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पता है? तो आप कोई मुझे बता सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? ये आ गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। सवाल में क्या लिखा हुआ है? देर आर 20 balls of which 10 are red, 7 are blue and 3 are green. 2 balls are picked at random. उन 20 बॉलों में से हम लोग 2 बॉलों को रैंडमली पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक दफा एक बॉल को पिक करा है तो वापस अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो जब आप पहली बॉल पिक कर रहे तो आपके पास 20 ऑप्शन होंगे, लेकिन जब आपके पास पहली बॉल आ गई तो आप साइड पे रख दोगे। जब आप दूसरी बॉल पिक कर रहे होगे तो आपके पास टोटल ऑप्शन जो है वो 19 हो जाएंगे। एक डब्बे के अंदर 20 बॉल्स हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब आपने इस 20 में से एक बॉल को निकाल लिया तो ये एक बॉल वापस डब्बे के अंदर नहीं जाएगी, वो आप बाहर साइड पे रख दोगे। तो अब हमारे पास 20 के बाद जब हम लोग दूसरी बॉल निकाल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 19 बॉलें होंगी। ये बात क्लियर है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? एक दफा आपने एक चीज निकाल ली, वो वापस उसके अंदर नहीं जाएगी, वो आप साइड पे रख दोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स कम हो रही होंगी। क्या ये बात क्लियर है विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है। तो पार्ट ए बोल रहे हैं बोथ आर रेड, मतलब फर्स्ट रेड सेकंड रेड। तो फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है रेड है हमारे पास 10 और टोटल बॉल्स है हमारे पास 20। रेड एंड रेड है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बेटा सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जरा बताएं, दूसरी बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या बात है यार तुम लोगों की। गलत जवाब। आमना गलत, ये बात गलत। गुड। अब दिमाग चला है थोड़ा। बेटा जब आप लोग एक रेड बॉल निकाल लोगे तो अब हमारे पास अंदर 19 बॉल्स हैं, लेकिन रेड बॉल्स अब कितनी बच जाएंगी? रेड बॉल्स बच जाएंगी 9। 10 में से भी एक रेड निकल गई ना, तो हमारे पास 9 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल्स हैं 19। तो अब वेरी गुड, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/19 से। हमारे पास 20 बॉलें थी, 10 रेड, 7 ब्लू और 3 ग्रीन। जब आपने एक रेड बॉल निकाली तो अब हमारे पास रेड बॉल्स 9 हो गई हैं। तो रेड आएगा 9 और टोटल आएगा 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 90/380। बल्कि मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। ये जीरो और जीरो कैंसिल हो गया। 1/9 इज 9, 2/19 इज 38। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया 9/38।
बच्चों पार्ट बी और सी का जरा मुझे आंसर बताओ। पार्ट बी और सी का आंसर क्या आएगा? पार्ट बी और सी का आंसर क्या आएगा? एक मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। पार्ट बी बोल रहे हैं बोथ बॉल्स आर ब्लू, तो ब्लू और ब्लू। अब ब्लू है हमारे पास 7, तो 7/20 मल्टीप्लाई बाय 6/19। बच्चों ये 3s ये 10s, 7 3s 21, 20 × 19 इज 10 × 19 इज 190। ये आ गया हमारा आंसर, 21/120। और इसी तरह अगर हम लोग पार्ट सी सॉल्व करें, बोथ बॉल्स आर ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन का क्या मतलब होगा कि 3/20 मल्टीप्लाई बाय 2/19। तो ये 10s ये 1s, 3 1s 3, 10 9s 190। तो ये आपके पास पार्ट ए बी और सी के आंसर्स आ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा पार्ट डी बोल रहे हैं फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। ठीक है, हमें बोला हुआ है फर्स्ट रेड होनी चाहिए, सेकंड ब्लू होनी चाहिए। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/20। रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/20। अब हमारे पास एक बॉल कम जो हुई है वो रेड हुई है, तो ब्लू अभी भी हमारे पास 7 ही है, लेकिन अब हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो 19 हो जाएगा 20 से। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 7/19 से। ये जीरो और जीरो कैंसिल, 1 7s 7, 2 19s 38। 7/38 आ गया आपका आंसर। ठीक है, वेरी गुड। पार्ट ई। बेटा पार्ट डी और पार्ट ई में क्या फर्क है? पार्ट डी और पार्ट ई में क्या फर्क होगा? ये बात, पार्ट डी और पार्ट ई में क्या फर्क होगा? बिल्कुल बेटा, ये बात सही बोल रहे हो आप। बेटा हमारे पास बोल रहा है 1 रेड एंड 1 ब्लू। पिछले सवाल में पार्ट डी में क्या था? एग्जामिनर ने बोला था कि पहली बॉल रेड ही होनी चाहिए और दूसरी बॉल ब्लू ही होनी चाहिए। इस सवाल में एग्जामिनर बोल रहा है एक रेड और एक ब्लू होनी चाहिए। एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया कि पहली बॉल कौन सी होगी। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों? आप लोगों को रेड का भी करना पड़ेगा कि रेड किस तरह आएगी बॉल, और ब्लू किस तरह आएगी वो भी बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस बन रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट ई में क्या हो रहा होगा? हो सकता है कि फर्स्ट रेड हो, सेकंड ब्लू हो। 1 रेड 1 ब्लू का क्या मतलब है? फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू, या फिर का मतलब है और फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड।
यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन बन गया। जब एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं बताया होता, तो जितने सिनेरियोज बन रहे हैं हम सारे सिनेरियोज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज बन रहे थे, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू भी हो सकता है और फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड भी हो सकता है। अब फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू क्या होगा वो हमने ऊपर निकाला ही है। फिर से लिख लेते हैं 10/20 मल्टीप्लाई बाय 7/19, और का मतलब प्लस फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लू होगा 7/20। अब एक ब्लू कम हो गया, तो रेड 10 ही बचेंगे, टोटल हो जाएगा 19। तो ये और ये सिंप्लीफाई, ये और ये सिंप्लीफाई, इसका आंसर भी आएगा 7/38 प्लस 7/38 विच इज 14/38। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 7/19। ये आ गया हमारे पास आंसर। बच्चों क्या पार्ट ई सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। पार्ट एफ पे आ जाते हैं। पार्ट एफ क्या बोल रहे हैं? सेम कलर। दोनों जो बॉलें आ रही हैं उनका कलर सेम हो। तो अब इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस बन रहे होंगे सेम कलर में। रेड रेड भी हो सकता है, ब्लू ब्लू भी हो सकता है, और ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे सेम कलर में? रेड रेड और ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन। अब बच्चों हमें इसके आंसर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यही वर्किंग पार्ट ए बी और सी में कर चुके हैं। तो रेड रेड का आंसर था 9/38, ब्लू ब्लू का था 21/190, और ग्रीन ग्रीन का था 3/190। ये हम लोग तीनों आंसर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। रेड रेड आ गया 9/38, और का मतलब है प्लस 21/190, और ग्रीन का मतलब ग्रीन का आंसर आ रहा था 3/190। बेटा मुझे कोई एक बच्चा इसको प्लस करके बता दे आंसर क्या आ रहा है। सेम कलर का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 69/190, ये आ गया हमारा आंसर। और अब हमारे पास है लास्ट पार्ट, पार्ट जी। पार्ट जी में एग्जामिनर बोल रहा है डिफरेंट कलर। अब बच्चों डिफरेंट कलर किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग? क्या कोई मुझे बता सकता है डिफरेंट कलर किस तरह सॉल्व होगा? डिफरेंट कलर किस तरह सॉल्व हो रहा होगा? डिफरेंट कलर में हमारे पास डिफरेंट कलर्स के सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा? रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू। ये हमारे पास छह ऑप्शंस बनेंगे। बच्चों ये छह ऑप्शंस जो है ना, ये आपको कल की क्लास से पहले बना के डिफरेंट कलर का आंसर आप लोगों को मुझे बताना होगा कल की क्लास से पहले। पार्ट जी का आंसर मुझे आप लोगों को करके देना है। आप लोगों को मुझे ये पार्ट जी करके देना है सॉल्व। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है 5 बजे से पहले, उससे पहले मुझे इसका आंसर सब जो है उसकी वर्किंग जो है वो ग्रुप पे डाल देंगे। इस आंसर की वर्किंग मुझे कल ग्रुप पे चाहिए सबकी। बल्कि ग्रुप में नहीं डालो आप लोग, मुझे इंडिविजुअली सेंड करना सब। मुझे सबका पार्ट जी का आंसर इंडिविजुअली चाहिए। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। जी बेटा, ये बात पार्ट एफ के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे एलसीएम लोगे इसका, और फिर प्लस कर लोगे। मुझे पार्ट जी जो है वो कल की क्लास से पहले सबका सॉल्व चाहिए। ठीक है, मैं कल की क्लास में सॉल्व करूंगा। ठीक है, ग्रुप पे बच्चों सब प्रेजेंट लिख दो। जो जो बच्चे क्लास में हो ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दें। यहीं से हम लोग कल की क्लास शुरू करेंगे कल 5 बजे। मुझे पार्ट जी का आंसर कल की क्लास से पहले सबका चाहिए। तबीर बेटा यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज नहीं करना, ग्रुप पे मैसेज करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।
ख्याल रखें, कल मिलते हैं 5 बजे।